गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी गुड वॉइस आ रही है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। लास्ट क्लास में कुछ लोगों को ये परेशानी हुई होगी कि आज क्लास पहले शुरू हो रहा है। आप लोग का नेक्स्ट क्लास जो है ना वो 7 बजे से है शायद, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने टाइम को मैनेज किया है और ये इंफॉर्मेशन आपको ऑफिस से मिलना चाहिए था, मैंने उनको बोला था, अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड किया गया आप लोग को, इसीलिए थोड़ा क्लास शुरू करने में डिले हो रही है क्योंकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं। बट वैसे वीडियो सबके पास रहेगा ही, तो इस वजह से मैं क्लास स्टार्ट कर लेता हूं। अभी तक जितने भी टॉपिक आपको बताई गई है, क्या वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हैं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया करण, अगर टाइमिंग सब लोग जान रहे थे, इट मींस दे आर डिलिबरेटली डूइंग लेट। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, है ना? आज का डेट है 10 दिसंबर। सो अभी तक हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट से स्टार्ट करेंगे। ये सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट्स है। फोन करते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, देखिए होता क्या है कि जब दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट ए और बी है, इसको दो पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि दो पॉइंट P एंड Q डिवाइड AB in same ratio internally and externally respectively, then P and Q are said to be harmonic conjugates of each other with respect to AB line segment। AB line segment ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? आपको याद रखना होगा ये टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, find harmonic conjugate of point D if D lies on
AB produced such that AD equal to 3 times AD equal to 3 times AB, where A has coordinates 1, 1 and B has coordinate 2, -3. तो इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच लिया जाए? हम लोग को डी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें अगर डी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो रेशियो पता करना होगा ना, ठीक है। क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, और वी हैव बीन प्रोवाइडेड एन इंफॉर्मेशन AD equal to 3 times AB. So what is the ratio D divides AB into? क्या रेशियो है जिसमें D जो है AB को डिवाइड कर रहा है? और वैसे भी D के बारे में हमको पता है कि D lies on extended AB, produced AB. इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम इस तरह से A और B ले लें, है ना, तो D एक ऐसा पॉइंट है जो बीच में नहीं है। वो कहां पे है? या तो वो आगे है, B के आगे है, या फिर वो A के पहले होगा। दैट मीन्स D जो भी रेशियो देगा आपको वो एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो देगा। D जो भी रेशियो देगा वो एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो देगा। तो अब आप ये बताइए कि डी का पोजीशन अगर इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो कहां कहां हो सकता है। तो अगर हम डी को बी के राइट साइड में लेते हैं तो यहां पे सेफली हम देख सकते हैं कि ए बी जो हो रहा है वो एडी से स्मॉलर है। इट मीन्स there is chance that AD is 3 times AB for some point D, right? दूसरा केस अगर हम देखें A B, अगर हम D को लेफ्ट में, A के लेफ्ट में लेते हैं D, तो क्या इस केस में AD जो है वो आपका 3 टाइम्स AB हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। AD डेफिनेटली कैन बी 3 टाइम्स AB, क्योंकि ये D काफी आगे हो जाएगा। यहाँ पे जो D हमने बनाया है वो थोड़ा अगर लंबा डिस्टेंस लेंगे तो आप देख लो ये D का लोकेशन अगर नहीं रखते है ना, D आपका कहाँ पे चला है? इधर चला है। सो AD आपका AB का थ्राइस हो गया। सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग को 2 सेक्शन में सॉल्व करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो राइटर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, या इस तरह का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें थोड़ा ना डायरेक्शन का भी सेंस रखना है, ठीक है। डायरेक्शन का भी सेंस रखना है। किस तरह से डायरेक्शन का सेंस आप रख सकते हो? तो ये देखो A से D की तरफ जा रहा है और ये A से B की तरफ जा रहा है, और दोनों जब सेम साइन है तो इसका मतलब रेशियो पॉजिटिव आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम A से D की तरफ जा रहे हैं जिस सेंस में, क्या उसी सेंस में A से B की तरफ जा रहे हैं? तो यस, ये क्वालिफाई करता है। यहाँ पे AD का जो भी डायरेक्शन है वो सेम है AB का डायरेक्शन, राइट? सेम डायरेक्शन। बट इस केस में आप देखो AD आपका लेफ्ट साइड है तो AB आपका क्या है? राइट साइड है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग जो है ये इस D को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं कि इसको रिजेक्ट किया जाए, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट में मिलेगा
उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा डायरेक्शनल डिस्टेंस होता है या डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन में वैसे मेंशन करना चाहिए है ना कि डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जो लिखेंगे ना वो डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट ले करके लिखेंगे। सो केस 1 डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट, डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट्स। तो डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट में क्या हो जाएगा, ये वाला क्वालिफाई करेगा, ये केस क्वालिफाई आपका कर जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट केस को का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ए बी और डी इसके आगे होगा, ए बी को प्रोड्यूस किया गया, देखो ए बी को प्रोड्यूस किया गया है सो डी के साइड में। तो अब हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप दिया है कि ए डी और ए बी का जो रिलेशनशिप है वो सिंपली क्या है, 3 के बराबर है। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, एडी बाई बी डी फाइंड करना है ना। हम लोग को रेशियो कैसे मिलेगा, एडी बाई बी डी से मिलेगा। सो एडी डिवाइडेड बाय एडी माइनस ए बी, एडी माइनस ए बी, तो यहां पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो ये हो गया रेशियो कितना 3/2, और यहां पे हो गया एडी बाई बी डी, लिख सकता हूं मैं 3/2। क्या आप लोग को क्लियर है यहां तक, 3/2 तक? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि D जो है इसका मतलब हुआ कि D डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो 3:2। तो D का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, सो बाय डेफिनेशन हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ D conjugate of D divides AB internally in the ratio कितना 3:2 लेना होगा। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट अगर E है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू AB। अब लिख लीजिए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था 1,1 और B का कोऑर्डिनेट है 2,-3। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3:2, 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, B में मल्टीप्लाई होगा, 2 किस में मल्टीप्लाई होगा, A के कोऑर्डिनेट में। सो ये हो जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 और +2 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 8/5 और -7/5। ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया। अगर सेकंड केस हम लोग लेते हैं, जब हम लोग डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट को ओमिट कर दे, दैट इज हम लोग जनरल मॉडुलस की तरफ बढ़े, मतलब ये जो एडी वगैरह है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को मॉडुलस दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है। तो दूसरा केस हम लोग ये ले रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल
लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग को दोनों केस सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्शनल वाला तो ले ही सकते हैं, मतलब ये पहला वाला केस तो हो ही सकता है कि ए बी और यहाँ पे डी रहे, तो ये केस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका सॉल्यूशन लिख देंगे यहाँ से कि डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8/5 और -7/5 हो जाएगा। बट दूसरा केस जो है इसके अंदर, दूसरा केस ये है कि ये ए की तरफ अगर डी आता है, ठीक है, तो ऐसे केस को सॉल्व करना। इस केस में हम लोग को क्या बताया गया है, 1, -1 और 2, -3 है, और AD जो है वो 3 टाइम्स AB है। तो हम लोग को AD बाई BD फाइंड करना है। तो जरा आप देखो क्या हो रहा है, BD का मतलब क्या हो गया, DB, और DB जब AD में ऐड होगा तब ना मिलेगा। सो AD बाई AB इक्वल टू कितना है, 3/1 है, और यहां से आप लिख सकते हो AD बाई AD प्लस AB इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + 1। तो यहां से आपको रेशियो मिल गया AD बाई BD का इक्वल टू कितना, 3/4। तो अब क्या करना है, ये D तो एक्सटर्नली 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, दैट इज D डिवाइड्स AB externally in ratio 3:4। सो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, विद रेस्पेक्ट टू AB डिवाइड्स SC ऑफ D विद रेस्पेक्ट टू AB, कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, सेम रेशियो होगा, 3:4 होगा, है ना, रेशियो आपका सेम रहेगा, तो बट इंटरनली हो जाएगा। सो हम लोग डायरेक्ट ना फार्मूला लगा देते हैं। 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, B के कोऑर्डिनेट में, तो ये हो गया 6 + 4 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे हो जाएगा -9 + 4 डिवाइडेड बाय 7। सो ये आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हम लोग को डायरेक्ट भी पूछा जाता और इनडायरेक्ट मैनर में भी पूछा जा सकता है। तो सेक्शन फार्मूला में हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, देखिए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले हम लोग को सेंट्रॉइड जानना होगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड किसको कहा गया, बताओ तो, सेंट्रॉइड किसको बताया गया है, Point of intersection. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, है ना। और मीडियन क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a vertex of triangle
टू the midpoint of the opposite side. ठीक है, सो यहां पे हम लोग एक ट्रायंगल ले रहे हैं. वेरी गुड शांतनु. सो ऑलमोस्ट हर किसी को इसका कोऑर्डिनेट पता है. सो ए का कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है ना. सो यहाँ पे आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना. रेशियो हम लोग को लिख लेना चाहिए, 2:1 में डिवाइड कर रहा है. ये डी आपका मिड पॉइंट हो गया. तो इस पॉइंट का नाम हम लोग जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी फॉर सेंट्रॉइड. और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. और सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है. ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल के हमेशा अंदर होता है. नोट दैट centroid is always in the interior of triangle. इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ये बात ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड. इसके बाद आपका ऑर्थो सेंटर. ऐसा करता हूं मैं मोबाइल से कनेक्ट करके देखता हूं. बाकी लोगों को भी मेरी आवाज कट के आ रही है? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा थोड़ा वेट करो, देखता हूं मैं मोबाइल से कनेक्ट करके. अभी सुनना, हो सकता है अभी कुछ इम्प्रूवमेंट मिले. Yes, sir. Clear है. Sir. ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कनकरेंसी. अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ईडी क्या है, अल्टीट्यूड है. और सिमिलरली इस केस में अल्टीट्यूड के लिए हम लोग को सीए को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और बी से अगर हम अल्टीट्यूड लेते हैं एसी पर, तो वो बाहर की ओर जा रहा है. ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं फिजिक्स के टर्म में. और यही जो पॉइंट आपका एच है, ये जो पॉइंट आपका एच है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं. एच फॉर ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर के लिए फार्मूला तो अवेलेबल है, लेकिन वो फार्मूला कभी हम लोग कोऑर्डिनेट में यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो बेटर होगा आपके अगर मॉड्यूल में दिया हुआ तो आप मॉड्यूल से कॉपी कर लो, बट उसका यूज हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे न्यूमेरिकल. ओके, ये tan के फॉर्म में आता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे x1 है तो x1 tan a आ जाएगा, x2 tan b आ जाएगा, इस तरीके से. तो हम लोग ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला यहाँ पे नोट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है,
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर आप इस ट्रायंगल के लिए देख रहे हो कि आउटसाइड लाई कर रहा है ना। सो ऑर्थो सेंटर जो होता है अगर इनसाइड है, इफ ऑर्थो सेंटर इज इनसाइड ट्रायंगल, इनसाइड या इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, then triangle must be acute। acute ट्रायंगल में ही इन सेंटर इंटीरियर में पाया जाएगा। सेकेंड, इन सेंटर जो है साइड पे भी कई ट्रायंगल के बाउंड्री पे भी लाई कर सकता है। इन राइट ट्रायंगल, in right triangle point of intersection ऐसे लिखना चाहिए, vertex opposite to hypotenuse, vertex opposite to hypotenuse is ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब यहां पे राइट ट्रायंगल अगर हम लोग लेंगे तो ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर का काम करता है। सो ट्रायंगल सबसे पहले पहचान लेंगे आप कि किस टाइप का ट्रायंगल है। अगर राइट रहा तो आप हाइपोटेनियस पहचान करके उसके अपोजिट वर्टेक्स को बता देना ऑर्थो सेंटर है। थर्ड, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर lies outside the triangle। ठीक है, बाहर लाई करता है। आपके लिए एक होम असाइनमेंट है कि ऊपर का जो डायग्राम है ना, ऊपर के डायग्राम में, इन अबव डायग्राम find ortho center of triangle AHB। AHB ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसको कहते हैं, सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के टर्म में अगर हम देखेंगे, हमने अल्टीट्यूड में अभी मिसिंग है, हम लोग को लिखना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर का एक न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उसमें यूज किए थे हम लोग इस फैक्टर का, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ क्या लिखना चाहिए, राइट बाइसेक्टर्स। ठीक है, बट हम लोग अल्टीमेटली क्या होता है, ये सेंटर ऑफ सरकम सर्कल होता है ना, सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। तो अगर हम कोई सर्कल लेते हैं और उसके अंदर अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरी का ट्रायंगल हमारा तैयार होगा।
जैसे ये है मेरा सरकम सर्कल, और ये है मेरा तीसरा सरकम सर्कल। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल इसमें फॉर्म करता हूं और देखता हूं कि सेंटर कहां कहां हो सकता है। देखिए ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। सरकम सेंटर तो हर एक ट्रायंगल का वहीं पे है, लेकिन ट्रायंगल का अगर हम पोजीशन सरकम सर्कल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये एविडेंट है ना। फर्स्ट केस में क्या है कि ये ट्रायंगल जो है सी पे ऑब्ट्यूज है, एंगल सी क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इस केस में एंगल सी 90 के इक्वल है, और इस केस में एंगल सी क्या, हर एक एंगल जो है वो 90 से छोटा है। नाइन्टी से छोटा है। तो यहां पे हम क्लियरली एक बात कर सकते हैं कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के केस में सरकम सेंटर जो है वो आउटसाइड ट्रायंगल लाई करता है, आउटसाइड ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल के केस में ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस बोलना चाहिए, और इस केस में इंटीरियर में लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में लाई कर रहा मेरा ओ। और एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर के बीच में। वो रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप ये होता है कि फर्स्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, in equilateral triangle all above center coincide, coincide कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन ऑल अदर ट्रायंगल, इन ऑल अदर ट्रायंगल्स सेंट्रॉइड, ऐसे पहले पहला पॉइंट इसमें लिख देता हूं क्योंकि इसमें दो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट, ऑल आर कोलिनियर, ये सारे एक लाइन पर होते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स line segment joining
joining ortho center and circumcenter in the ratio, ये रेशियो ही इंपॉर्टेंट है, 2:1, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, HGO, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन है इनके बेसिस पर। इसके बाद 2 लास्ट सेंटर्स हो गए, जिसमें आपका सेकंड लास्ट जो है इन सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर किसको कहते हैं? Point of concurrency of angle bisectors. वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से एक रिजल्ट है एसोसिएटेड, अगर ए बी सी ट्रायंगल है और डी आपका बाइसेक्टर है, एडी इंटरनल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं कभी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने सुना होगा, वो क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या बताता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बताता है कि रेशियो ऑफ AB एंड AC इज इक्वल टू रेशियो ऑफ BD एंड DC। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह पे यूज होगा, ठीक है। तो एक इंटरनल बाइसेक्टर तो हमने दिखाया है, दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर अगर हम लेते हैं तो बी से लेकर के ई तक, तो जहां पे 2 इंटरसेक्ट करता वहीं पे थर्ड भी इंटरसेक्ट करता, तो ये जो है आपका आई है। आई का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाउ डू वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ आई? अगर x1, y1 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x2, y2 है सेकंड, x3, y3 अगर थर्ड है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को स्पेशली साइड लेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो साइड लेंथ की हम लोग को जरूरत होती है। BC को हम लोग A के अपोजिट होने की वजह से स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, BC साइड लेंथ स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और AC को B के अपोजिट होने के वजह से इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और AB के अपोजिट होने की AB के अपोजिट C होने की वजह से हम लोग AB को स्मॉल c से डिनोट करेंगे। और ऐसे केस में आपका I का जो कोऑर्डिनेट होता है वो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस
CY3 होल डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें साइड लेंथ फाइंड करना आसान है। बाकी ऊपर में मैंने सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसकी वजह से नहीं बताए क्योंकि उसमें एंगल इन्वॉल्व था। ठीक है, और एंगल हम लोग कोऑर्डिनेट में बहुत कम ही जगह पे फाइंड करते हैं। देखिए ए के अपोजिट साइड कौन सा है? BC है। ठीक है, तो इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। साइड लेंथ है ये, ए क्या है? साइड लेंथ है। स्मॉल ए साइड लेंथ है, स्मॉल बी साइड लेंथ है, स्मॉल सी साइड लेंथ है। हाउ टू फाइंड ABC? सो हियर ए जो है तुम्हारा वो रूट ओवर डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड करोगे। कितना लिखोगे आप? x3 माइनस x2 होल स्क्वायर y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम लोग b वगैरह भी लिखेंगे। b क्या हो जाएगा? b आपका x3 माइनस x1 होल स्क्वायर y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इसी तरीके से आपका c क्या है? c इज x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो करना क्या रहेगा? सबसे पहले आपको साइड लेंथ फाइंड कर लेनी है और साइड लेंथ फाइंड करने के बाद ये फार्मूला ऑपरेट कर लेना है। ठीक है, अब ये फार्मूला आता कैसे तो मैं डेरिवेशन अभी आपको नहीं बता रहा हूं, उसकी खास बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि हाँ इस तरह से आई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो इन सेंटर हो गया। इन सेंटर की खासियत क्या क्या है? प्रॉपर्टीज क्या क्या है इन सेंटर की? प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। तो जैसे कि हम लोग को पता है I इज इन सेंटर, इट्स नॉट L। I इज इंडिकेटिव ऑफ इन सेंटर पॉइंट। डू यू गेट इट राजेश? गुड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है और एकमात्र प्रॉपर्टी कह सकते हो कि इन सेंटर जो है वो हर एक साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट from all sides of triangle. Second, in center is always inside triangle. Center is always inside triangle. ठीक है, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होता है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल। नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटर्स जो है वो एक्स सेंटर्स का है। एक्स सेंटर्स ये भी सिर्फ फार्मूला तक ही सीमित रखना चाहिए। देखिए क्या है, तो ये तीन लाइनों के इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। ए
बी और सी। ठीक है, तो होता ये है कि यहां पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेंगे बी का, और हम लोग सी का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ऑलमोस्ट ये बाइसेक्टर हो रहा है, तो एक पॉइंट हम लोग को मिलता है। देखो ये एंगल आपस में बराबर है और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग को मिलता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अगर इस पॉइंट का नाम हम लोग फिलहाल P दे, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं P का डिस्टेंस AB से, BC से और AC से इक्वल है? P is at equal distance from AB, BC and CA. How can we say it? तो देखिए क्या है, आप ऐसा करो कि P से परपेंडिकुलर ले लो। अगर हम P से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, देखिए P से हमने परपेंडिकुलर लिया है और इन परपेंडिकुलर का कुछ नाम आप दे सकते हो। सपोज कर लो कि ये आपका R है और ये आपका T है। तो आप देखो तो इन ट्रायंगल BPR एंड ट्रायंगल BPT, क्या क्या चीजें हैं देखो तो। BP कॉमन है, BP कॉमन है, और आपका एंगल देखो यहां पे एंगल B कॉमन है, बराबर है ना, एंगल B क्या है, दोनों में बराबर है, और एंगल T और R भी बराबर है। एंगल B आपका क्या 90 डिग्री है, और एंगल P जो है वो किसके बराबर है, एंगल R जो है वो किसके बराबर है, एंगल T के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। इसको कौन सा कैटेगरी कहते हैं, RHS कहते हैं। Yes, sir. आशा भी बोल सकते हो, आशा टेस्ट। तो इससे मेरा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं ना मेरा कि PT बराबर PR हो गया। सिमिलरली अगर हम P से एक और परपेंडिकुलर ले ले, किस पे, AC पर, तो वो भी बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहां से ये क्लियर हुआ कि डिस्टेंस जो P का है वो तीनों साइड से बराबर है, मतलब P इज ऑल्सो अ पॉइंट अदर देन इन सेंटर विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। P कैसा पॉइंट है, अदर देन इन सेंटर P इज अ पॉइंट which is at equal distance from, which is at equal distance from three sides of a triangle। इसको आप S नाम दे सकते हैं। अब क्या है आपका PT इक्वल टू PR इक्वल टू PS हो गया। तो हम क्या करेंगे, P को सेंटर मान लेंगे और
ये जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस मान लेंगे, सेंटर P मान लेंगे, उससे एक सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इससे एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। ये सर्कल दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि यहीं से सर्कल मंगाऊं, उसको फिट बैठाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। अब ऑलमोस्ट सेट हो गया है ना। सो इस तरह से बहुत बड़ा सा सर्कल जो है ये तीनों साइड को टच करेगा। इस सर्कल को हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम बोल रहा हूं। एक्स सर्कल, एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, ठीक है। तो यहां पे ये जो सेंटर है ना P, जिसको मैं कहा था, इस सेंटर को हम लोग जनरली आई ए लिखते हैं। मतलब ए के अपोजिट जो सर्कल बन रहा है एक्स सर्कल, उसका सेंटर आई ए। और आई ए का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एकदम सेम बेसिस पर किया जाता है, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा अंतर है। देखिए आई ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a(x1) + b(x2) c(x3) -a + b + c, और सिमिलर y में -a(y1) + b(y2) + c (y3) और -a + b + c, ठीक है। तो ये आपका एक्स सेंटर का फार्मूला हो गया। ए के अपोजिट, जब ए के अपोजिट है तो ए में माइनस साइन लगा हुआ है, जब बी के अपोजिट होगा तो ए में प्लस होगा, बी में माइनस होगा, सी में प्लस होगा। जिसके अपोजिट रहेगा उसमें माइनस रहेगा, समझ गए। जिसके अपोजिट रहेगा उसके माइनस रहेगा। तो इस तरह से देखो, यहाँ पे बी के अपोजिट में बात कर रहा हूं तो वो सर्कल कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इधर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो रफली हम लोग वो सर्कल को ऐसे ही दिखा देते हैं। ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे और इसका एक सेंटर कहीं इधर होगा, बराबर। और वैसे ही इधर भी सी के करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनेगा। तो ये आपका आई बी हो गया, क्योंकि आईसी के लिए जगह नहीं है, बट हम लोग ये जानते हैं कि आईसी विल एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कोऑर्डिनेट में कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर which are equal distance from 3 sides of a triangle, ठीक है। सो यहाँ पे नोट कर सकते हो कि ओवरऑल देयर आर 4 पॉइंट्स, देयर आर 4 पॉइंट्स in plane of circle, in plane of circle which are at equal distance from all sides of triangle। और एक्स सेंटर कभी भी अंदर नहीं हो सकता, एक्स सेंटर ऑलवेज कहां होगा, बाहर होगा। एक्स सेंटर कैन नॉट बी इनसाइड, क्योंकि ये डेफिनेशन से या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से बना हुआ, सो कैन नॉट बी इनसाइड, ठीक है। तो ये आपका सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। इसके बेसिस पर ज्यादा नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
if G is the centroid and I is the incenter, of the triangle with vertices A minus 36,7, B 20,7 and C 0, minus 8. 0, minus 8. Kara, find the value of GI. Find the value of GI. GI का मतलब क्या हो गया? सेंट्रॉइड को इन सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ फाइंड करना है। तो उसका लेंथ कैसे मिलेगा? अगर हमको G मिल जाता है ना, G मिल जाएगा और फिर I मिल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला ऑपरेट कर देंगे। तो ऐसे केस में हम लोग को G का कोऑर्डिनेट तो प्रीटी मच क्लियर होता है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे सम ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -16 डिवाइडेड बाय 3 होगा ना, और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सम 14 - 8 विच इज 6। 6 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब 2। सो ये मेरा g का कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? साइड लेंथ a फाइंड कर लूंगा। a किसके बराबर होता है? BC के बराबर होता है ना। तो BC का लेंथ कितना हो रहा है? जरा देखो यहाँ पे, √20² + 15² इक्वल टू 25। B साइड लेंथ क्या हो जाएगा? AC के बराबर होगा और √AC। AC मतलब 36² + 15² 36² + 15² which is 39। और C साइड लेंथ जो हो जाएगा आपका वो AB के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका देखो किसके बराबर हो रहा है? AB। ये हो गया आपका 56² प्लस 0 विच इज 56। सो हम लोग के पास सारे साइड लेंथ अवेलेबल है, बस इन सेंटर लिखना है। सो I का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करें, 20 किस में मल्टीप्लाई होगा? 25 जो है x1 में मल्टीप्लाई होगा। सो 25 इंटू -36 प्लस 39 इंटू 20 एंड प्लस 56 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ साइड लेंथ्स। सम ऑफ साइड लेंथ्स मतलब 25 प्लस 39 प्लस 56। y कोऑर्डिनेट 25 into y1 which is 7, 39 into y2 which is 7 and 56 into y3 which is -8 whole divided by same number 25 plus 39 plus 56। so calculate it। ये क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? देखो ये तो 1800, ये 900 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 780। 780 और 900 में 120 का डिफरेंस है। सो ये -120 आ रहा, और यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। 95 प्लस 25 ये भी 120 है। अब यहाँ पे चेक कर लेते ये क्या बन रहा है। 25 प्लस 39 कितना होता है? 64। 64 इंटू 7 है, 64 इंटू 7 है, इसमें -56 इंटू -8 करना है। तो ऐसा कर लेते हैं, ये तो लग रहा है कि 0 हो रहा है। देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू
8 इंटू 8 इंटू 7, और ये भी हो गया 7 इंटू 8 इंटू 8, तो ये तो 0 हो गया। सो बेसिकली मेरा -1, 0 आ रहा, राइट, -1, 0 आ गया आई। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी आई इज इक्वल टू रूट ओवर, माइनस में ये भी है, ये भी माइनस में है, सो हो गया 16 डिवाइडेड बाई 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 13, राइट, 13 स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर जाएगा तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। 13 कितना होता है 169, 36 205, so रूट ओवर 205 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, रूट ओवर 205 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. Excuse me, sir. तो ये आपका सेंट्रॉइड वगैरह के फार्मूला पर बेस्ड था, और जो रिलेशन एक हमने बताया है उस रिलेशन को हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे जब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग सेंटर वगैरह पढ़ चुके, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्विकली देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में है क्या, और एरिया ऑफ पॉलीगॉन। वन बाई 16 प्लस 1 होगा, 1/16 प्लस, यहाँ पे कहाँ पे 1/16 प्लस 1, बताओ पार्थ कहाँ पे है? सर 16/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा 16/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है ना, और ये भी माइनस में है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, होगा। देखो -16/3 -1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो 1 - 16/3 का होल स्क्वायर, और इसका उल्टा। समझ गए? यस सर। वेरी गुड। पॉइंट में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिस्कशन कर रहे थे। इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस होता है, बट वो सब क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी लगाए हो, रिपीट करने का बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सबको फार्मूला याद है ना, a x1, y1 है, b x2, y2 है, और c x3, y3 है, ठीक है। इस केस में हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला सबको पता है, जनरली डेल्टा से हम लोग दिखाते हैं, और 1/2 टाइम्स मॉडुलस लगा करके हम लोग क्या लिखते हैं, x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 2 3 1 2 3 1, और x3 3 1 2,
ये फॉर्मूला तो सबको याद ही है ना। यहाँ पे मॉडुलस लगाया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आ जाता है। ठीक है, कई बार ब्रैकेट का एक्सप्रेशन निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव आता है बट एरिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मॉडुलस लगा के ही एरिया लिखे। अब इसमें मॉडुलस अगर हटाना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर में, इस एक्सप्रेशन का नाम अगर हम P ऑफ P रख देते हैं, ठीक है, सिंपली P। सो P इज पॉजिटिव इफ A, B, C are in anti-clockwise sense. Anti-clockwise sense. तो जब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर लोगे तो आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन P इज नेगेटिव वैल्यू इफ A, B, C are in clockwise sense. क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको मॉडुलस की जरूरत पड़ती है। इसी केस में मॉडुलस इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। मॉडुलस इज रिक्वायर्ड। इस केस में आप मॉडुलस नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। मॉडुलस इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच, बट मैथमेटिकली अगर हम मॉडुलस लगा रहे हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी होता है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन तो नहीं, लेकिन हम लोग कम से कम पेंटागॉन जरूर ले लेंगे, ठीक है। सो एक पेंटागॉन में ले रहा हूं, उसका एरिया कैसे लिखना है, सारे पॉइंट को ना प्लॉट कर लो और नाम भी दे दो, A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, D x4, y4 and E x5, y5, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो भी होता है हाफ टाइम्स वैल्यू ऑफ दिस स्टेयरकेस। कैसा स्टेयरकेस? आप एंटी क्लॉकवाइज मैनर में आप पॉइंट को लिख चुके हो। अब इसमें किसी को भी फर्स्ट पॉइंट असाइन कर दो। लेटेस्ट से हमने A को फर्स्ट पॉइंट असाइन किया है, अब लिखेंगे x1, y1। फिर हम B पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट ऑर्डर में जो भी आ रहा पॉइंट, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, और इसके बाद जहां से स्टार्ट किए थे ना वहीं तक जाना है, x1, y1 तक। फिर से मैं रिआइट्रेट कर रहा हूं, एरिया जो मिलेगा वो हाफ टाइम्स स्टेयरकेस का वैल्यू। और स्टेयरकेस में किस तरीके से लिखना है, तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन पर पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज कर लें, और उसमें जो भी आपका फर्स्ट पॉइंट आप अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसको सबसे ऊपर लिख दें, और फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में देखते जाएं कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है और आप लिखते जाएं। जैसे पहले A आया है, फिर आपका B आया है, फिर C आया है, फिर D आया है, फिर E आया है, और फिर आपका A। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको एंड कर देना। अब इस स्टेयरकेस का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो स्टेयरकेस का वैल्यू फाइंड करने का बहुत ही उत्तम तरीका है, सरल तरीका है। सबसे पहले आप ना लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट,
ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, जितना भी आपको एरोड मेंबर हैं उनके प्रोडक्ट का समेशन कर लो। x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y5 प्लस y5 x5 y1 x5 y1 और इनका समेशन हमने कर लिया। अब आप क्या करो, टॉप टू बॉटम गोइंग लेफ्टवर्ड, और इन सारे प्रोडक्ट को माइनस में लिख दो। सो आपका हो गया y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x1। ठीक है, तो ये जो भी नंबर आपका आएगा ये पॉलीगॉन का एरिया हो जाएगा। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज कर लेना है। हम लोग लिखेंगे लोकेट पॉइंट्स on xy plane in anti-clockwise sense। तब आपको स्टेयरकेस बनाना है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मानते हुए। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ पॉलीगॉन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, पॉलीगॉन पे नहीं, जिस पे भी मिल जाए। The coordinates of the vertices, the coordinate of the vertices ABC of a triangle are 6, 3, -3, 5 and 4, -2 respectively. And P is any point x, y. Any point x, y. Show that the ratio of the areas of the triangles PBC and ABC is modulus x plus y minus 2 is to 7 अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना और सिर्फ रेशियो ले लेना, ठीक है। देखिए हम लोग को एबीसी दिया हुआ है, तो एक कोई पॉइंट हम लोग पी लेते हैं विच इज x, y, और ये आपका ए पॉइंट है। ए पॉइंट इज 6, 3
B point is -3, 5 and C point is 4, -2। ठीक है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं, विदाउट मॉड वैसे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि P पॉइंट कहीं भी चला जाए, इधर चला जाए, है ना। इसीलिए P पॉइंट के केस में हम लोग विदाउट मॉड नहीं कर सकते, और खास करके ABC में भी हम लोग को ये क्लियर आइडिया नहीं है कि हम लोग ने जो पॉइंट दिखाया है वो क्लॉकवाइज सेंस में है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो हम लोग मॉड लगाएंगे। सो डेल्टा ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स मॉडुलस, सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, A का 6, और यहां पे -3 -4 प्लस x2, उल्टा लिख दिया मैंने, 6 और 5 -2, y2 y3 होता है ना, 5 -2, फिर ये x2 हो गया और y3 -y1 और प्लस 4 × 3 - 5, ये किसका हो गया एरिया, ABC का। इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, देखो ये हो गया आपका 42, ये आपका हो गया प्लस में 5 और 15, प्लस में 15 हो गया, और ये आपका हो गया 4 - 2, ये हो गया -8, है ना। क्या ये करेक्ट लिखा गया है? Yes, sir. ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका PBC, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स मॉडुलस, ये अगर x लेते हैं तो x × 5 -2 प्लस -3 ले रहा हूं मैं, यहां पे हो जाएगा आपका -2 y और +4 लिया जाएगा तो ये हो जाएगा y -5, और इसको कैलकुलेट कर लो, देखो क्या मिल रहा है, हाफ, ये आपका हो रहा है 7x, और यहाँ पे हो गया 3y और +4y 7y, और कांस्टेंट टर्म हो गया 6 और -14, ये हो गया 6 और ये 20 -14, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू कितना, हाफ हाफ कट गया, मॉडुलस 7x प्लस 7y -14, और यहाँ पे आप बता रहे हो 14 आ रहा है, 49 आ रहा है, राइट, 49/2, यहाँ पे मैं 49 लिख दूंगा, और यहाँ से 7 कैंसिल आउट किया जा सकता है, सो x + y -2 मॉडुलस अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज हो गया। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे,
हाँ लिख लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at p minus 4 comma p plus 5 p plus 3 comma p minus 2 and p comma p। आप लोग फाइंड करिए एरिया क्या हो जाएगा। सेवन बाई टू। वेरी गुड। So it does not depend on value of p. So then very good, very good everybody। एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सबने आंसर बता ही रहे, बाकी लोग भी सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y if 2 comma y is collinear with 3 comma 7 and minus 5 comma 6। Find the value of y if 2 comma y is collinear with 3 comma 7 and minus 5 comma 6। क्या करेंगे?
वेरी गुड करण। सो इस केस में अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी और सी, तो इस केस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। नो ट्रायंगल इज फॉर्म। और ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 माना जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ही 0 होगा, सो हम लोग को वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। ये एक तरीका और क्या, सेक्शन फॉर्मूला कई बार हम लोग लगाते हैं। सो different persons are getting different value of y, so I need to calculate myself. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 करेंगे तो 2 में कौन कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 7 - 6 मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद आपका 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - y, और उसके बाद -5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा y - 7। ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो क्वांटिटी 0। ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 18 - 3y, और ये हो गया -5y, और ये हो गया आपका 35 प्लस में इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ रहा, ये हो गया 20, और ये हो गया 55 इक्वल टू 8y, hence y is equal to 55/8 is right answer. वेरी गुड। जो भी 55/8 ला रहे हो वो सबका करेक्ट है। तो आज का जितना भी थ्योरी हुआ उसके बेसिस पर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। Two vertices of a triangle are इसको होम असाइनमेंट में लिख लो। ट्रायंगल आर 5, -1 एंड -2, 3 if the orthocenter is the origin, if the orthocenter is the origin, then the third vertex is, ये तो फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, स्क्रैप इट। चलो इसी को डिफरेंट कर दे क्वेश्चन को। If two vertices of triangle are इतना, orthocenter is origin and circumcenter is at -1, 2, -1, 2 होपफुली इससे कोलिनियर ना हो। Then find the third vertex. Then find the third vertex. ये आपका होम असाइनमेंट है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन आपको ये करके लाना होगा कि 4 पॉइंट है ए, पी, बी और क्यू, such that AP by PB is equal to AQ by BQ। ठीक है, इसी डायग्राम में आपको काम करना है। शो दैट
AP, AB and AQ are in HP. ऐसा शो करना है। ये आपका 2 होम असाइनमेंट हुआ और बाकी आप मॉड्यूल से क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाना शुरू कर दें, इन चैप्टर वगैरह से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे।